ज्ञान से पहचान के इस फाइनल राउंड में आप सभी प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन संध्या 5 से 6 हम लोग ज्ञान से पहचान क्विज कार्यक्रम में आप सबों के प्रति बहुत ही निष्ठा और समर्पण भाव के साथ जो है प्रत्येक दिन एक खास विषय वस्तु को लेकर के आते हैं। उद्देश्य होता है आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप तैयार हों, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप खूब बेहतर प्रदर्शन कर सकें, आपका भविष्य उज्जवल बन सके और आप जीवन में सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी सार्थक पहल के साथ हम लोग आपके बीच में प्रत्येक दिन आते हैं। आप लोगों का भरपूर प्यार, सहयोग, समर्थन, शुभकामनाएं हम लोगों को मिल रही है। इसके लिए मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से और अपनी टीम के मेंबर्स की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और लगातार जो है आप लोग फाइनल में आ रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि इतने जद्दोजहद के बाद, इतने संघर्षों के बाद, इतने कठिन कठिन प्रश्नों के बाद आप चुन करके आते हैं। यह देख करके बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और इस प्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं कि आप अपने आप में कितने सर्वोत्तम हैं, आप अपने आप में कितने उत्कृष्ट हैं, आप अपने आप में कितने प्रतिभावान हैं। यह व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप लोग जितने लोग फाइनल में आए हैं इसमें 10 लोग जरूर विजेता बनेंगे, लेकिन आप सभी विजेता हैं। जितने लोग इस कार्यक्रम में फाइनल राउंड में आए हैं, मैं सबों को ये कहना चाहूंगा कि आप सभी इसके विजेता हैं और आप सभी यह मान के चलें कि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आने वाला जो कल आपका है वो बहुत ही सुनहरा है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो हम लोगों के मुख्य अतिथि हैं वह बहुत ही खास हैं और वो वर्तमान में चतरा के मयूरखंड में जो है हाई स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका नाम है सुबोध राणा जी, जो कि हजारीबाग के ही कूद ग्राम के रहने वाले हैं। सुबोध जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष को और झंझावतों को झेला है। सुबोध राणा जी ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने पिता का साया और माता का साया दोनों खो देने के बावजूद भी इन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत ही निर्धनता, बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद सफलता हासिल की है और वर्तमान में ये हाई स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और सुबोध जी आज आप लोगों के बीच में आएंगे, अपनी सफलता की कहानी तो बताएंगे, कुछ सवाल भी आप लोगों से पूछेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने माता पिता को खोने के बावजूद सफलता हासिल की और आप लोगों के बीच में वो आएंगे, वो आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। कि लोग कहते हैं कि नहीं मुझे संसाधन नहीं मिला, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, है ना। तो नहीं, ये सब एक्सक्यूज देना उचित नहीं होता है। जो कर्मवान होते हैं वो जीवन में अपना इतिहास खुद लिख देते हैं और उन्हें फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो ये सुबोध राणा जी का जो है अपने आप में व्यक्तित्व और उनका जीवन चरित्र आपको इस बात की शिक्षा देता है कि कुछ नहीं, कोई संसाधन नहीं था, माता पिता का साया उड़ गया, गुरुकुल ने उनको निःशुल्क पढ़ाया, मेहनत किया उनके पीछे और हम लोगों ने उनको लगातार सींचा, कई नौकरियों में उन्होंने सफलता हासिल की और आज वो हाई स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षकों की गिनती में उनकी आती है। तो संस्थान ऐसे व्यक्तित्व को, सुबोध राणा जी को भी आपके बीच में लेकर के आज आएंगी। यद्यपि वो हजारीबाग से बाहर हैं और हमारे साथ उन्होंने कहा है कि सर मैं 10 मिनट के लिए जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ूंगा, तो उनका भी बहुत बहुत इस मंच से स्वागत है। हमारे बीच मृत्युंजय सर भी आएंगे, जो कि चतरा के बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं, वो भी आप लोगों से सवाल करेंगे। और आज के इस क्विज में को शुरू करने के पहले मैं पुनः आप सबों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे यही कहना चाहूंगा कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे और आप जीवन में कामयाबी के झंडे बुलंद करते रहें, यही इच्छा है, यही हम लोगों की कामना है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी मुझे लगती है कि आप लोग इतने उत्साहवर्धन तरीके से, इतना उत्साहित होकर के, इतने जबरदस्त रूप से आप लोग मेहनत करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि आप खूब मेहनत करके जो है इस क्विज कार्यक्रम में जो है जानकारियों को तो इकट्ठा करते ही हैं,
अपना शानदार प्रदर्शन भी करते हैं। ये सब देख करके हम लोगों का मन जो है वो हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। आप लोगों का लगातार प्यार भी हम लोगों को मिल रहा है, सम्मान भी हम लोगों को मिल रहा है और सहयोग भी मिल रहा है। और कल मैंने जैसा कहा था कि गुरुकुल द्वारा जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार तो है ही, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो यह है कि ऐसे तबके के विद्यार्थी, प्रतियोगी विद्यार्थी जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो अभिवंचित हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पिता ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, जिनके पास कोचिंग संस्थानों में आने के लिए पैसे नहीं है, जो जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम के द्वारा घर बैठे वो निःशुल्क अध्ययन करें और अपने जीवन को सुनहरा बनाएं। यही हम लोगों का उद्देश्य है और इस उद्देश्य में, इस पावन उद्देश्य के लिए, इस पुण्य के कार्य के लिए मैं आप लोगों से प्रत्येक दिन विनती करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे दोस्तों के पास तो जरूर पहुंचाएं जो संसाधन से विहीन हैं, जो बेचारे गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पास बहुत कुछ संसाधन जीवन का जो मिलना चाहिए वो नहीं है। उन दोस्तों के पास तो इस चीज को जरूर पहुंचाए ताकि वो घर बैठे इस चीज को प्राप्त कर सकें। एसएससी जीडी के भी फॉर्म आ चुके हैं, आप जानते हैं, और ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संस्थान क्विज के कार्यक्रम तो डेली करेगी ही करेगी, साथ ही साथ हम लोग लाइव क्लासेस लेकर के भी आप लोगों के बीच में आएंगे और एसएससी जीडी के सिलेबस पर भी हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और एक एक चीजों के लिए आपको तैयार करेंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो अब मृत्युंजय सर हम लोगों के साथ आ गए हैं क्या? टेक्नीशियन साहब मृत्युंजय सर भी हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे। जी नमस्कार जेपी सर। अरे वाह, बहुत बहुत नमस्ते मृत्युंजय सर, बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन ज्ञान से पहचान के इस क्विज कार्यक्रम में। और मैं बता दूं कि कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज की शुरुआत अच्छे व्यक्तित्व से करें, विशिष्ट व्यक्तित्व से करें, सद्भावना से युक्त व्यक्तित्व से करें, एक जेंटलमैन पर्सनालिटी से करें, तो वो चीज सुपरहिट हो जाती है, वो चीज बहुत आगे जाती है। तो मैंने शुरुआत ही इस क्विज कार्यक्रम की थी मृत्युंजय सर से, आपको मालूम होगा बहुत सारे प्रतिभागी मृत्युंजय सर को जानते हैं और शुरुआत में ही हम लोगों के मुख्य अतिथि, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता मृत्युंजय सर थे। शुरुआत हम लोगों ने इन्हीं से की थी, क्योंकि इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम का पूरा इंस्पिरेशन मृत्युंजय सर से मुझे मिला है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता जो ये चला रहे हैं चतरा से, लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता की पहचान बन चुकी है, विशिष्ट पहचान, और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और न जाने कितने राज्यों से सर के पास विद्यार्थी जुट रहे हैं और लगातार सर अर्थशास्त्र से लेकर अन्य विषयों को लगातार ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। और सर प्रत्येक दिन किसी न किसी अभ्यर्थी को बुलाते हैं और मुझे भी सर ने पहले जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था और मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिला। सर ने कहा कि नहीं सर, गुरुकुल के मन से भी आप इस कार्यक्रम को कीजिए, जिससे अन्य प्रतिभागियों को भी लाभ का अवसर मिल सके, जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं, जहां पर शिक्षा की किरण नहीं पहुंच रही है, वहां पर भी इस किरण को पहुंचाना है। तो सर के इस प्रेरणादायी वचनों से और सर के प्रेरणा से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, प्रोत्साहित हुआ और मैंने इस कार्यक्रम को जो है शुरू किया, जिसके पूरे मूल में मृत्युंजय सर हैं। और मृत्युंजय सर को पुनः मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम चल रहा है और न केवल चल रहा है सर, बल्कि ये बहुत तेज गति से लगातार प्रचारित प्रसारित हो रहा है। सर सबसे खुशी की बात होती है कि दिल्ली से भी हमारे पास विद्यार्थी राष्ट्रीय राजधानी से जुटे हैं, रिया लक्ष्मी जी जुटी हैं जो कि फाइनल राउंड में सर पहुंची थी, वो सर दिल्ली से जुटी। तो उन्होंने जब मैसेज मुझे किया कि मैं दिल्ली से हूं, तो मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकता सर कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक भी संस्थान का चैनल जो है पहुंच चुका है। तो सर इसके पूरे मूल में आप हैं, मैं पूरा क्रेडिट मृत्युंजय सर को देना चाहूंगा कि आपने सर इस ज्ञान से पहचान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में बहुत मदद की सर। और समय समय पर आप मुझे हमेशा टिप्स भी देते रहते हैं कि सर इस तरीके से कार्यक्रम को कीजिए तो कार्यक्रम और भी अच्छा होगा, इस तरीके से कीजिए तो कार्यक्रम को और भी बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। तो सर के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए पुनः इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में
प्रथम जो 4 सवाल होंगे वो सर के द्वारा पूछे जाएंगे और उसके बाद मैं आपके बीच में आऊंगा। तब तक हम लोगों के बीच में हाई स्कूल शिक्षक के रूप में जो मयूरभंड में कार्यरत हैं सुबोध राणा जी, जिन्होंने बहुत झंझावातों पूछे रहा और हजारीबाग के ही कूद के रहने वाले हैं। माता पिता का साया उड़ गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज सफलता का एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। इनकी पत्नी भी, जो कि संस्थान के मार्गदर्शन में, लक्ष्मी नाम है इनका, वो कार्यरत है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है बतौर वो पदाधिकारी के रूप में। तो उन्हें भी संस्थान के मार्गदर्शन से जो है बहुत जबरदस्त फायदा मिला और वो भी आज जो है कार्य कर रही हैं। तो इन दोनों युगल दंपत्ति का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि दोनों ने अपने संस्थान के गुरुकुल के मार्गदर्शन में जो है ये किया। और मैं मृत्युंजय सर की ओर जाना चाहूंगा। मृत्युंजय सर, बच्चों को बहुत बहुत अपनी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें सर, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत राउंड के बाद सर ये बच्चे चयनित होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये कार्यक्रम में आपको सर बुला करके हम लोग बहुत ही हर्षित हैं, पुलकित हैं। सर आप प्लीज कुछ बताएं और बच्चों को मार्गदर्शन तो करें ही, साथ ही साथ सर 4 सवाल आप सर बच्चों से आज पूछें और आज देखना है कि कौन टॉप 10 में सर आता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत आप लोगों को आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। मृत्युंजय सर। जी नमस्कार, बहुत आभार जेपी सर। नमस्ते। और जी सबसे पहले प्रश्न प्रारंभ करने के पूर्व जेपी सर, जी सर, जो लगातार ज्ञान से पहचान गुरुकुल की जो एक विशिष्ट शुरुआत है, जी हम लगभग बहुत सारे क्विज कंपटीशन को देखे और एक अच्छी शुरुआत है कि एक ही टॉपिक पर आप पूरा दिन केंद्रित रहते हैं और छात्रों को भी केंद्रित करने का काम करते हैं सर। और हमको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जब आपका कार्यक्रम चल रहा था ज्ञान से पहचान, यह जब क्विज कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें सर आप 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछ रहे थे। और हमको लगता है कि अगर प्रतियोगी छात्र सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित कर लें तो उससे बाहर से प्रश्न सर प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। तो क्विज के माध्यम से सर प्रश्नों का एक विशाल संग्रह छात्रों के बीच में जो आप लेके आ रहे हैं, और यदि इसका सदुपयोग छात्र करें, प्रतियोगी छात्र अगर लिखने की परिपाटी शुरू कर दें, लिखने का आदत बना लें, तो हमको लगता है सर कि यह पहल छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है सर। और जी आज के जो मुख्य अतिथि हैं सुबोध सर, उनका भी बहुत अभिनंदन। और जितने भी प्रतियोगी छात्र इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं, वैसे छात्रों को भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज के पर आए। हमें 4 प्रश्न पूछना है और जी ध्यान से, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं सिविल सेवा परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है और उन प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को सारे लोग ध्यान से सुनिएगा और हम इस प्रश्न का ऑप्शन भी देंगे आप लोगों को। हम ऑप्शन भी देंगे। प्रश्न सुनिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार के मापन के लिए स्टैंडर्ड ईयर की अवधारणा बनाया गया और अवधारित किया गया कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य के साथ 273 दिन को स्टैंडर्ड ईयर माना जाएगा। ऐसे कार्य युक्त व्यक्ति को पूर्ण रोजगार माना जाएगा। ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 7वीं योजना और ऑप्शन डी है 8वीं योजना। कई छात्रों का जवाब हम देख पा रहे हैं सर, और बिल्कुल कई छात्र सही जवाब दे रहे हैं। अभी राहुल यादव जी का जवाब हमको दिखा, जीके स्टडी नंबर से कोई छात्र जवाब दिए हैं। आंसर बता दें सर आप। जी तो जी आंसर बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना सही जवाब है। और जेपी सर, ये प्रश्न सिविल सेवा परीक्षाओं में अलग अलग राज्यों में कई राउंड पूछे गए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सर हम तो नजर नहीं बनाए रख पाए जो छात्र जवाब दिए। हमारे स्कोरर हैं मृत्युंजय सर नजर रखने के लिए।
जी 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 जी। जी, तो इस वक्त हमारे टेक्नीशियन साहब हैं सर, वो देख रहे हैं इस चीज को। आप जी प्रश्न और उत्तर केवल दें सर। जी जेपी सर, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं। जी सर। प्रतियोगी छात्र ध्यान से सुने, प्रश्न बड़ा आसान सा है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। 1991 में अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में कितने उद्योगों को रखा गया था? चलिए बिना ऑप्शन का इस सवाल का जवाब दें। 1991 में अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में कितने उद्योगों को रखा गया था, ये प्रश्न है। जवाब दे दीजिए सर, जवाब आ गए हैं। जी जी, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है सर, जी और अभी तक अफसोस किन्हीं का जवाब हमें सही नहीं दिखाई पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न का सही जवाब है 1991 में अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में 18 उद्योगों को रखा गया था। 18 उद्योगों को रखा गया था। जी जी, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान से आप लोग सुने, और आप लोगों को हम बता दें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनांकिकीय विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इस टॉपिक को आप हल्के में नहीं लेके चल सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न जनांकिकी से होते हैं। चलिए एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बताना है आप लोगों को, भारत में निम्न जनगणना वर्षों में से, भारत में निम्न जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, भारत में निम्न जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी है 2001। बहुत सारे छात्रों का जवाब हम देख पा रहे हैं, और इसका सही जवाब, इसका सही जवाब अगर किन्हीं को जवाब देना है तो जल्दी से अभी भी दे दें। जी, तो इसका सही जवाब आप लोग सुने, क्योंकि कई छात्रों को हमने कंफ्यूज होते देखा, लेकिन एक छात्र का सही जवाब हमको दिखाई पड़ा है। अभी नमिता सोनी जी का भी जवाब है और ये सही बोल रही हैं। 1971 बिल्कुल सही जानकारी आप लोगों के पास। भारत में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर अगर रहा था तो 1971 के जनगणना में रहा था। और प्रतियोगी छात्र, हम बहुत कम समय में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 1951 के जनगणना में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर था। इसके बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना में रहा, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर बात किया जाए तो 1971 होगा। और जी अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, चौथा प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न भी है। दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। वह बहुत फास्ट जेपी सर हम देख पा रहे हैं कि गजब का प्रतिस्पर्धा की भावना आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में भरने का काम किए हैं सर। प्रश्न का हम ऑप्शन नहीं दिए और तब तक देखें कि 10 से ज्यादा बच्चे जवाब दे चुके थे। जी इसका सही जवाब होगा, दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था। जी 3 वर्गों में बांटा गया था। और बहुत आभार जेपी सर इस कार्यक्रम में आज बच्चों के बीच में हमें रूबरू करवाने के लिए। और बहुत शानदार यह कार्यक्रम है सर, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो लेवल है, जो स्तर है, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि आपने जो मुहिम छेड़ा है सर, हम देख पा रहे हैं आपके साथ संजय सर जो साथ दे रहे हैं, जिस तरह से संजय सर का भी प्रश्नों का स्तर रहता है, आपके प्रश्नों का स्तर रहता है। अगर बच्चे सिर्फ क्विज में भाग लेना शुरू कर दें, निरंतर रूप से अगर कोई बच्चा, कोई प्रतियोगी छात्र अगर निरंतरता बनाए रखे, आपके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करे, तो हमको लगता है कि सर तैयारी में बहुत ही कारगर ये कदम होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय सर प्रोत्साहन के लिए।
और आपने जो सर आज प्रश्न भी जो पूछे हैं इकोनॉमिक्स के, ये सभी प्रश्न सर विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सदैव पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और निश्चित तौर पर सर आने वाले समय में कई प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी विद्यार्थियों की होने वाली है, उसमें भी ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो मैं सर इस पूरे मंच की ओर से और पूरे विद्यार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत सर आपका सर आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया सर, और विद्यार्थियों को प्रेरणा भी दी, और आपने सर सदैव हम लोगों को प्रोत्साहित किया है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है, और एक बहुत प्रोत्साहनकर्ता के रूप में आप सदैव हम लोगों के साथ में रहते हैं। एक बहुत अच्छे हम लोगों के सर शुभचिंतक हैं, गुरुकुल के टीम के बहुत अच्छे सर थिंक टैंकर हैं, और आप इस ज्ञान से पहचान के भी सर एक थिंक टैंकर हैं, और आप इसके मूल के प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। मैं सदैव आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं सर, और आपको बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से साधुवाद देता हूं कि आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया, बहुत अच्छे से सवाल पूछे सर। और मैं चाहूंगा कि सर इस तरह के कार्यक्रम में सदैव आपकी सहभागिता हम लोगों को सर मिलते रहे। आप 10 मिनट के लिए भी आकर के कुछ सवाल पूछेंगे तो हम लोगों को सर बहुत खुशी होगी, और हम लोग जी 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 हम जी लोग जेपी सर, हम क्षमा चाहेंगे सर, एक्चुअली हमारा कार्यक्रम है 3 बजे से ही था, तो ठीक है सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी थैंक यू जी सो मच, जी थैंक यू सो मच सर, जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाएं और अगले सवाल के लिए अपने आप को तैयार रखें। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको बतलाना है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको बतलाना है कि अकबर द्वारा चलाए गए दीने इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? पुरोहित मैंने पूछा है, प्रथम अपनाने वाला व्यक्ति नहीं। जिनके जवाब आएंगे अबुल फजल, उन्हें मान्यता देंगे। अबुल फजल पुरोहित मैंने पूछा था। अब थोड़ा सा आप लोग जो है विषयांतर चले गए। मैंने ये नहीं पूछा था कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, वो जवाब यदि आप बिरबल देते तो सही होता, है ना। मैंने पूछा था अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीने इलाही के प्रथम पुरोहित कौन थे, तो अबुल फजल इज द राइट आंसर। आप इसे ध्यान देंगे और अपने तैयारी को एक नया आयाम देंगे। अबुल फजल, जिन्होंने अबुल फजल जवाब दिया है उन्हें मान्यता देंगे हमारे स्कूल साहब। अगला सवाल ध्यान से दें, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप बहुत सोच समझ करके एकदम आंसर को अपना दें, क्योंकि तो आदत यदि रह जाएगी तो आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे गलती करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो दिक्कत होगी आपको। इसलिए अभी से आप प्रयास करें कि क्वेश्चन को सुने, समझें और उसके बाद ही जवाब दें, है ना, सटीक एकदम प्रहार करें। अगला सवाल है आप लोगों से, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? बहुत अच्छा सवाल ज्योग्राफी का। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? जिनके जवाब आएंगे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, वो बिल्कुल सही जवाब होंगे, है ना। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक को जोड़ती है, जिसे विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन कहा जाता है। छात्रों, बहुत ही हिट क्वेश्चन है और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा और एक एक चीजों को जो है अपनी पहली निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। हाँ, और आपकी स्पेलिंग सही होगी तभी हम लोग मान्यता देंगे। आप अगर यदि स्पेलिंग गलत लिखोगे तो फिर हम लोग उसको अस्वीकार कर देंगे, हमारे स्कॉलर साहब उसे अस्वीकार कर देंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग को सही लिखने का प्रयास करें, है ना, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगला सवाल प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त रूप से आप ऊर्जावान हैं, और इसी क्रम में मैं अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिसे आपको ध्यान देना होगा और याद रखना होगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको बतलाना है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको बतलाना है कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन?
जिनके जवाब आएंगे, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा किस अनुपात में हो, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। बताइए, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा किस अनुपात में हो, है ना, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं वित्त आयोग द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा, है ना। तो जिनके जवाब ये आए हैं उन्हें मान्यता देंगे हमारे स्कूल साहब। और आप भी ध्यान रखेंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, किसी ने कहा बजट वगैरह, नहीं बाबू, बजट से वित्त आयोग को कोई मतलब नहीं है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच आय का बंटवारा किस अनुपात में होगा, इससे संबंधित रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं, जिसे संसद पारित करती है, तभी यह प्रस्ताव पारित माना जाता है, अन्यथा इसे प्रस्ताव को पारित नहीं माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये संसद पर निर्भर करता है। गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है छात्रगण, आज ही के करंट अफेयर्स से। आपको बतलाना है विश्व हिंदू परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं और किस राज्य से हैं। कौन बनाए गए हैं और किस राज्य से हैं। कौन बनाए गए हैं और किस राज्य से हैं। मैंने नाम भी पूछा है उनका, केवल राज्य नहीं। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तथा किस राज्य से हैं। जिनका जवाब आएगा रविंद्र नारायण सिंह, बिहार से हैं। रविंद्र नारायण सिंह बिहार से हैं। आरएन सिंह को भी मान्यता दे सकते हैं। आरएन सिंह, रविंद्र नारायण सिंह, ये बिहार से हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। दोबारा आंसर ना दें, जो एक बार आंसर दे चुके हैं उन्हें दोबारा आंसर देने पर मान्यता नहीं दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। नियमों के तहत चलें, आप दोबारा उसे सुधार करके नहीं लिख सकते हैं। आप ओएमआर सेट को जमा करके आ जाएंगे या कंप्यूटर पे अपने टेस्ट देंगे, एग्जामिनेशन में देंगे, तो एक बार जो आंसर आप फीड कर देंगे, लिख के आ जाएंगे, उसको दोबारा आप नहीं दे सकते हैं ना। उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, एक बार ही आंसर दें, दोबारा ना दें, दोबारा को मान्यता नहीं मिलेगी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल पुनः करंट अफेयर्स से आपके सामने, आपको बतलाना है ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने किस खेल में सबसे बड़ा दल भेजा है और उसकी संख्या कितनी है। दोनों चीज बतानी है आपको। किस खेल में सबसे बड़ा दल भेजा है और उसकी संख्या कितनी है। क्रिकेट कहीं होता है ओलंपिक में, बताइए। ओलंपिक में क्रिकेट भी आप भेज देते हैं, है ना। सही जवाब है हॉकी, और वहां खिलाड़ियों की संख्या है 38। हॉकी में 38 खिलाड़ियों का दल गया है, जो कि सबसे बड़ा दल है इस ओलंपिक खेल में, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ओलंपिक खेल के लिए सबसे बड़ा दल है हम लोगों का हॉकी के खेल में, जिसकी संख्या 38 है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। पुरुष और महिला दोनों का गया है ना, इसलिए इसकी संख्या 38 हो गई है। क्योंकि पुरुष हॉकी टीम भी गई है, महिला हॉकी टीम भी गई है, इसलिए ये सबसे बड़ा दल हम लोगों का है। क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोगों से, और उसे आपको ध्यान रखना है। छात्र आप जानते हैं कि 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 में दुबई में होने वाली है। आपको बतलाना है कि 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता को अभी तक सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है और कितनी बार। अभी तक सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है और कितनी बार। वेस्ट इंडीज 2 बार, बिल्कुल सही जवाब। ऑस्ट्रेलिया नहीं बाबू, ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता है ना, 50 ओवर्स वाला। 2020 की बात हो रही है। 2020 को किस देश ने सबसे ज्यादा बार जीता है और कितनी बार। तो वेस्ट इंडीज ने इसको जो है 2 बार जीता है, और ये
वेस्ट इंडीज के द्वारा जो है अभी तक सबसे ज्यादा बार 2020 प्रतियोगिता जीती गई है, जिसने 2 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। बाकी आप जानते ही हैं कि भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों ने इसे एक बार जीता है और 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले से भारत ने जीता था पाकिस्तान को 5 रनों से पराजित करके, जैसा कि आपको मालूम है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ये आयोजन, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा और इसको एक चीजों को पैने निगाह रखनी होगी, एक चीजों को गौर करना होगा, एक चीजों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, उस पर भी अपनी पैनी निगाह रखिए और ध्यानपूर्वक इसको गौर कीजिएगा। छात्र आपको बतलाना है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वतमाला को क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद में हिमालय पर्वतमाला को क्या नाम दिया गया है? जिनके नाम मूजवंत आएंगे उन्हें मान्यता देंगे मूजवंत, MUJWANT, मूजवंत। ऋग्वेद में हिमालय पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी को नाम दिया गया है मूजवंत। ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है मूजवंत। पहली निगाह। चलिए अगला सवाल, तैयार रहेंगे। सुबोध राणा जी हमारे साथ आ गए हैं क्या? उन्हें फोन कीजिए पीयूष से, ताकि वो जुड़े हम लोगों के साथ कि 5 मिनट के लिए भी आप आए, है ना। अगला सवाल, तैयार रहेंगे छात्रगण। छात्रगण आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड इज द राइट आंसर। जिनके जवाब नागालैंड आएंगे उन्हें मान्यता देंगे नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, जबकि वह संविधान में उस भाषा का उल्लेख तक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान में जिस भाषा का उल्लेख तक नहीं है वह भाषा नागालैंड की राजभाषा है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और जबरदस्त रूप से आता है। इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी और एक चीजों को ध्यान देना होगा। अगला सवाल है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। एस्किमो जनजाति किस देश में पाई जाती है? एस्किमो जनजाति किस देश में पाई जाती है? जिनके जवाब आएंगे कनाडा, उन्हें मान्यता देंगे एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है। कनाडा। चलिए अगला सवाल, छात्रगण कला और संस्कृति की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। छात्रगण आपको बतलाना है केरल के 2 प्रसिद्ध नृत्यों के नाम आप बताएं। केरल के 2 प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? हाँ, सही जवाब है आपके कथकली और मोहिनी अट्टम। बहुत ही सुंदर जवाब, कथकली और मोहिनी अट्टम। बहुत सुंदर जवाब आप लोगों ने दिया है। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल के 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं। आप जानते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनी अट्टम वो केरल का है। ये आपको याद रखना है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त रूप से आता है। पहले निगाह आपको रखनी होगी और एक चीजों को ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है छात्रगण और उसको गौर कीजिएगा, उसे याद रखिएगा और ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत जबरदस्त रूप से आपको काम आएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब तुरंत दें और बिना समय गवाए दें। छात्रगण आपको बतलाना है कि
भारत में प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। जिनके जवाब आएंगे 11 मई। दिन दिवस को याद रखिए छात्र, एसएससीजीडी एकदम गिराता है क्वेश्चन। 11 मई। सुबोध जी को फोन लगाइए। किससे कीजिए फोन? 11 मई इज द राइट आंसर। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, जिसको छात्र आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। अगला सवाल है छात्रगण, जिसे आपको ध्यान रखना होगा और पैनी निगाहें रखनी होगी और एक एक चीजों को गौर करना होगा। छात्रगण, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? लगाइए। जिनके जवाब है श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने, उन्हें भी मान्यता दी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त रूप से जो है ये आपके लिए कारगर साबित होगा। पहले निगाहें रखिएगा, ध्यान दीजिएगा छात्रगण। छात्रगण, अगला सवाल है आप लोगों से साइंस का, है ना? उसके लिए तैयार रहें और अपने आप को बिल्कुल ये बनाए रखें। छात्रगण, सवाल है, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने किया था? जिन। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने किया था? हरगोविंद खुराना नहीं बाबू। जिनके जवाब आएंगे जोहानसन। जोहानसन आए हैं जवाब, बहुत बधाई। जोहानसन ने सबसे पहली बार जिन शब्द का प्रयोग किया था। बहुत सुंदर जवाब आप लोगों ने दिया है। और अगला सवाल है जिसे आपको ध्यान रखना है, यह भी साइंस विषय से है, गौर करेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने। बहुत जबरदस्त रूप से जो है आपके ये क्वेश्चन के जवाब आए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जबरदस्त रूप से आप लोग खेल रहे हैं। अगला सवाल है उसकी ओर जाएंगे और देखते हैं कि इसमें किसका जवाब सबसे ज्यादा आता है। छात्रगण, आपको बतलाना है कि भारत में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। छात्रगण, आपको बतलाना है चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बहुत सुंदर जवाब, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के सूत्रधार थे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत सुंदर जवाब, लगातार आप लोगों के जवाब बहुत ही सुंदर आ रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के सूत्रधार थे। बोल लगाइए, फिर लगाइए, 2 मिनट में लगाइए। सुंदरलाल बहुगुणा, हमारे स्कूलर साहब इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है छात्रगण, आपको बतलाना है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
सही जवाब आया है एकदम आप लोगों का मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद भारत सरकार का आदर्श वाक्य जो लिया गया है सत्यमेव जयते, वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया है आपने और जबरदस्त रूप से आपने अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन किया है। लगाते रहिए। अगला सवाल है, भारत के वो प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। आपको बतलाना है डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वर्ष मिला? (1998) इज द राइट आंसर। 1998 डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया था और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का प्रदान किया गया था डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में। इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा और एक चीजों को गौर करना होगा, एक चीजों को याद रखना होगा। अगला सवाल छात्रगण पुनः पुरस्कारों की श्रृंखला से आपको बतलाना है किस व्यक्तित्व को बचपन बचाओ आंदोलन के कारण नोबेल पुरस्कार शांति के से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार शांति, बिल्कुल सही जवाब, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत ही जबरदस्त रूप से यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस पर आपको पैनी निगाहें रखनी होगी। कैलाश सत्यार्थी जी जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए और एक चीजों को ध्यान रखना होगा। छात्रगण अगला सवाल और उस पर भी आप पैनी निगाहें रखें और एक चीजों को ध्यान दें। भारत में आज बहुत ऐसे सवाल मैं पूछ रहा हूं जो आपको एसएससी जेडी और हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त रूप से कारगर साबित होंगे, है ना, और ये आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। छात्र भारत में ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन थे? भारत में ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन थे? सही जवाब वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। बोल दीजिए खत्म होने वाला है जल्दी। वर्गीज कुरियन। बिल्कुल सही जवाब दिया है छात्रगण आप लोगों ने। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता कहा जाता है और दुग्ध क्रांति इसी से जुड़ी हुई है छात्रगण, जिसको आप जानते हैं। और भारत में जो दूध की नदियां एक समय बहती थी, इसी क्रांति के सूत्रधार थे वर्गीज कुरियन साहब, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और एक चीजों को गौर करना होगा, एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक चीजों को मनन करना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है। सुबोध जी पर ध्यान दीजिए आप पीयूष बाबू, उन्हें जोड़िए 5 मिनट के लिए ही ताकि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो। सभी कैसे शून्य आयतन प्राप्त करते हैं? सभी कैसे शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है? जब तापक्रम होता है। जिसका जवाब आएंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सही जवाब है। -273 डिग्री जो है होना चाहिए, तभी ये चीजें संभव हो पाती है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छात्र क्वेश्चन जिसको आपको ध्यान देना होगा और याद रखना होगा। छात्र आपको बतलाना है कि गौर से सुनिएगा इस प्रश्न को और जवाब देते वक्त भी आपका
जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो और आप बिल्कुल सही आंसर दे पाए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आने वाले समय में। छात्र आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में वेश्याओं से लिया जाने वाला कर किस मद में खर्च किया जाता था? यूपीएससी का सवाल है। विजयनगर साम्राज्य में वेश्याओं से लिया जाने वाला कर किस मद में खर्च किया जाता था? बिल्कुल सही जवाब, पुलिस प्रशासन को वेतन देने के मद में खर्च किया जाता था। पुलिस प्रशासन को वेतन देने के मद में खर्च किया जाता था। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है। पुलिस प्रशासन को वेतन देने के मद में जो है ये खर्च किया जाता था। जो वेश्याओं से कर लिया जाता था वो तो पुलिस प्रशासन को वेतन देने के मद में खर्च किया जाता था। बहुत सुंदर जवाब आप लोगों का और जबरदस्त रूप से आप खेल रहे हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और जबरदस्त रूप से आपका प्रदर्शन भी निखर करके आ रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है और आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगला सवाल है, छात्र ध्यान दीजिएगा, प्लूटो ग्रह के चांद का क्या नाम है? प्लूटो ग्रह के चांद का क्या नाम है? जिनके जवाब चेरोन आएंगे, चेरोन। प्लूटो ग्रह के चांद का नाम है चेरोन, उन्हें मान्यता देंगे चेरोन। बहुत सुंदर जवाब आप लोगों का छात्रगण, लगातार बढ़िया खेल रहे हैं आप और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन आपका निखर करके सामने आ रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। अगला सवाल है छात्रगण जिससे आपको ध्यान देना है और बहुत जबरदस्त रूप से मुझे लगता है कि आप लोग इसका जवाब देंगे। छात्रगण आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन है पहला म्यांमार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है चीन। नेपाल इज द राइट आंसर। नेपाल बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। छात्रगण बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहले निगाह रखिएगा। छात्रगण अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को, मुख्यमंत्री पद को नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यों को। मैंने कहा ना आप हवा के जवाब ना दे। जिनके जवाब आए हैं 167 वीडियो खोलने के लिए लगा दीजिए, यहां से दिखा देंगे।